युद्ध की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जयपुर ऊर्जा प्लांट में भड़की आग, आईएईए की निगरानी टीम का रेड अलर्ट। हमला यूक्रेन का परमाणु आतंकवाद, ये रूस की तरफ से यूक्रेन हमले से रिएक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। तो यूक्रेन हमले से रिएक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। आईएईए की निगरानी टीम का रेड अलर्ट, हमला यूक्रेन का परमाणु आतंकवाद, ये रूस की तरफ से कहा गया। सामने आ रही है जहां पर ये कहा जा रहा है 30 किलोमीटर अंदर पहुंची यूक्रेनी सेना, कुर्स्क की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना कुर्स्क से 14 किलोमीटर दूर यूक्रेनी सेना, कुर्स्क का रण रेडिएशन, रूस 30 किलोमीटर अंदर पहुंची है। यूक्रेनी सेना कुर्स्क की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, किस तरह के हालात जो हैं वो रूस यूक्रेन के बीच बनते हुए दिख रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कुर्स्क से 14 किलोमीटर दूर है यूक्रेनी सेना, 30 किलोमीटर अंदर पहुंची है यूक्रेनी सेना। तो लगातार रूस और यूक्रेन जो हैं वो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह के हालात वहां पर बनते हुए दिख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कई बार बातचीत की पहल की गई, लेकिन फिलहाल ये युद्ध जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुर्स्क का रण रेडिएशन, और ये कहा जा रहा है कि 30 किलोमीटर अंदर पहुंची है यूक्रेनी सेना। ये इशारा किस तरफ है और इसका मैसेज क्या है, किस तरह का मैसेज देने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की जा रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, ग्रुप कैप्टन, रिटायर्ड यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से यूक्रेन को लेकर और रशिया को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, कुर्स्क की तरफ यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही है, ये तमाम चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं, किस तरह के हालात आपको रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब बनते हुए दिख रहे हैं, जिस युद्ध को मुझे लगता है कि लगभग 1.5-2 साल अब होने के लिए आया है? जी हाँ, पश्चिमी ताकतें, नेटो और खास तौर से अमेरिका काफी दिनों से, काफी महीनों से जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि वह रूस के विरुद्ध एक बड़ा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करें। और पिछले 3 महीने से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि पोलैंड के रास्ते से बड़े पैमाने पर गोला बारूद, टैंकों के गोले और एटैकम्स रॉकेट वो यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये उसी काउंटर अटैक का शुरुआत है। कुर्स्क रीजन जो है रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से रशिया की जो मेन रोड रेलवे लाइंस हैं वो नॉर्थ रशिया को ईस्टर्न रशिया से ज्वाइन करने के लिए आगे जाती हैं। अब बात यह है कि इस हमले से दुनिया भर के जितने स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो सब थोड़ा चकित हो गए हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि रूस जो है इस कगार पर आज शायद कमजोर भी हो गया है कि पहली चीज, उसे एक तो यूक्रेन के हमले का आशंका नहीं था, दूसरा जब हमला हुआ तो उसे हमले के बारे में पता भी नहीं लगा, और पिछले मंगलवार से लगातार ये हमला हो रहा है। और अब तो मॉस्को ने भी बयान जारी कर दिया है, मान लिया है कि यूक्रेन की फौजें जो हैं वो 30 किलोमीटर अंदर घुस गई हैं। तो इससे लग रहा है कि शायद रशिया की जो आर्म्स इंडस्ट्री है, खासतौर से उनका जो गोला बारूद तैयार करने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनमें शायद प्रोडक्शन में किसी तरह की कमी है, या तो रॉ मटेरियल्स की कमी है या फंडिंग की कमी है। दूसरी ये भी दर्शाता है कि रूस की जो रेगुलर आर्मी है, उसके जो जवान हैं या शायद ऑफिसर्स हैं, वो इस युद्ध को लड़ते लड़ते अब शायद थक गए हैं और मोटिवेटेड नहीं हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि रूस जैसा एक देश जो कि किसी जमाने में दुनिया में एक महाशक्ति थी, उस पर इतना बड़ा हमला हो जाए, 1000 किलोमीटर पर शत्रु का कब्जा हो जाए, और अब रूस जो है
उनको वापस धकेल कर यूक्रेन नहीं धकेल पा रहा है। जी बिल्कुल। और योगी देवनाथ जी, ये पूरा युद्ध भी तो बेनतीजा रहा। जो रूस करना चाहता था, जो स्थितियां क्रिएट करना चाहता था, वो पूरी तरह से उसमें रूस फेल हो गया और बहुत पहले से ये स्थितियां बनी आ रही हैं। तो इस तरह की हताशा वहां के सैनिकों के सामने होगी ही। आप हमारे साथ रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। कुर्स्क में रूस यूक्रेन की भीषण जंग। कुर्स्क के 28 गांव पर यूक्रेन का कब्जा है। 1,20,000 रूसियों का कुर्स्क से पलायन। 1,20,000 रूसी जो हैं वो कुर्स्क से पलायन कर रहे हैं। और किस तरह से रूस के अंदर लगभग 30 किलोमीटर तक यूक्रेन की सेना जो है वो घुस गई है। और ऐसे में ये अब किस तरफ इशारा कर रहा है, या इस पर रूस का अगला रुख क्या हो सकता है। अब जो खबरें हैं यूरोप से, आखिरकार डर क्यों है। ज़ैपोरिज़्ज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी है। कूलिंग टावर से लगातार धुआं निकल रहा है। आग बढ़ने से प्लांट से रेडिएशन जो है वो हो सकता है, और इसको कहीं ना कहीं ये डर जो है वो यूरोप को डर है कि कूलिंग टावर जो है वो लगातार धुआं निकल रहा है। वहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। आग बढ़ने से प्लांट से रेडिएशन हो सकता है, जिस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए बने हैं। संजीव जी, आपसे मैं इस पर कमेंट चाहूँगी कि अगर एक तरफ यूक्रेन की सेना रूस के अंदर 30 किलोमीटर तक पहुँच गई है, कुर्स्क में ये हालात हैं कि लगभग 1,20,000 रूसी जो हैं वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो क्या अब ये अंदाज़ा लगाया जा सके, क्योंकि अब बात क्या यहाँ पर आकर टिक जाएगी कि एक तरफ जिन इलाकों पर यूक्रेन रूस के कब्जा कर रहा है वो वहाँ से पीछे हटे, तो रूस उन इलाकों से पीछे हटेगा जो पहले से ही यूक्रेन के रूस ने कब्जे में अपने इलाके जो हैं वो लिए हैं। और क्या यही एक तरीका है जिससे आप इस युद्ध को रोक सकते हैं, या इस युद्ध को रोका जा सकता है? जी जी बिल्कुल, ये एक रणनीति निसंदेह हो सकती है कि यूक्रेन अधिक से अधिक जो इलाके हैं वो कुर्स्क रीजन में कैप्चर कर ले, और उसके बाद वो रशिया के साथ नेगोशिएट करे कि रशिया ने जो यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रखा है उसको वो जब तक खाली नहीं करेगा तब तक यूक्रेन की सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी रणनीति यूक्रेन की हो सकती है। और यदि यूक्रेन इसमें एक सफल होता है तो जाहिर है कि ये यूक्रेन की सेनाओं का आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा, और उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो भी इससे और अधिक इम्बोल्डेंड होंगे। और ये निसंदेह यूक्रेन की एक रणनीति का पार्ट दिखाई देता है। और भविष्य में जब कभी भी नेगोशिएशन होंगे और ऐसे में अगर यूक्रेन इन जो टेरिटरीज पर अपना कब्जा अगर तब तक बनाए रखता है तो ये जरूर ये यूक्रेन के लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट साबित होगा और नेगोशिएशन में उसे हेल्प करेगा। लेकिन वर्तमान समय में ये जो यूक्रेन के द्वारा ये जो हमला किया गया है कुर्स्क रीजन में, इसके कई पहलू दिखाई देते हैं। एक तो ये है कि रशिया के द्वारा जिस तरीके से यूक्रेन के सूमी में लगातार सूमी रीजन में लगातार क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हाल के समय में की गई थी, ये उसको रिस्पॉन्ड करने का पार्ट भी हो सकता है। जैसा कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया ने सूमू में बड़े क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स की थी और हम इसे अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दूसरा, ये जो पश्चिमी रशिया के कुर्स्क रीजन के सुजा नामक शहर पर ये जो हमला और कब्जा किया गया है, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहां से रशिया अपने गैस की जो सप्लाई है वो यूरोप को करता है। आज भी रशिया यूरोप के कुछ राष्ट्रों को ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया इत्यादि को गैस की सप्लाई करता है, और वो जो सप्लाई है उसको बाधित करने के लिए भी किया जा सकता है। संजीव जी, आप हमारे साथ रहिएगा। एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। कुर्स्क हमले पर क्रोधित पुतिन का संबोधन। यूक्रेन से नहीं होगी युद्ध विराम पर बात। 3 क्षेत्रों के गवर्नरों से पुतिन ने मुलाकात की है, और कुर्स्क हमले पर पुतिन क्रोधित हैं, गुस्से में हैं, और ये साफ कह दिया है कि यूक्रेन से युद्ध विराम पर कोई बात नहीं होगी। 3 क्षेत्रों के गवर्नर से मुलाकात पुतिन जो है वो कर चुके हैं। तो यूरोप महाविनाश के क्या 2 एपी सेंटर हैं, ये भी सवाल बना हुआ है। ज़ैपोरिज़्ज़िया परमाणु प्लांट पर यूक्रेनी हमले, ज़ैपोरिज़्ज़िया रिएक्टर में लगी आग। यूरोप में रेडिएशन का खतरा बना हुआ है, यूएन की तरफ से कहा जा रहा है। कुर्स्क परमाणु प्लांट के करीब जंग,
कुसर्क रिएक्टर विस्फोट का खतरा, यूएन की युद्ध रोकने की अपील। एक तरफ लगातार यूएन जो है वो युद्ध रोकने की अपील कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा जो है यूरोप महाविनाश के 2 एपिसेंटर बने हुए, एक तरफ कुसर्क और दूसरी तरफ जयपुरजा में भी आग लगी हुई है और कूलिंग टावर में भी आग लगी हुई है। साथ ही कुसर्क रिएक्टर विस्फोट का भी खतरा जो है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं यूके देवनाथ जी। यूएन लगातार ये बात कह रहा है कि युद्ध विराम जो है वो किया जाए, लेकिन साफ तौर पर पुतिन ने ये कह दिया है कि युद्ध विराम पर कोई बात नहीं होगी। कुसर्क पर हमला हुआ है, उससे क्रोधित हैं पुतिन और 3 क्षेत्रों के गवर्नरों से उन्होंने मुलाकात की है। तो क्या किसी नई स्ट्रेटेजी के साथ अब सामने आएगा रूस? व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्हें अपने देशवासियों के सामने ये प्रूव करना है कि वह ये युद्ध जीत रहे हैं। ना सिर्फ ऐसी वह तर्क संगत बात कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन के सामने दिक्कत क्या है। पुतिन चाहते हैं कि रूस जो है वो दुनिया में अभी भी अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 पावर रहे, लेकिन रूस के पास अभी वह रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, उसकी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो मिलिट्री ताकत है वो लगातार पिछले कुछ दशकों से घटती रही है। पुतिन चाहते हैं कि रूस फिर से महान से कि जार के शासन में था या जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय था, लेकिन पुतिन के पास शायद उनके देश के लोगों का भी समर्थन दिल से नहीं है। हम देख सकते हैं कि रशिया की जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, वो आगे आके रूस की आर्मी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। रूस को बीच बीच में जबरदस्ती नौजवानों को पकड़कर पुलिस का भय दिखाते हुए उनको फौज में शामिल करना पड़ रहा है। और तो और अब रूस जो है दुनिया के सारे देशों से आए हुए जो लोग होते हैं, भारत से भी नौजवान गए हैं, उनको लेकर भर्ती करके वो अपनी फौज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पुतिन जो है इस वक्त थोड़ा कमजोर स्थिति में है। हाँ, लेकिन इस बात को पुतिन समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि जो वो करना चाहते थे पिछले 2 साल में वो कर नहीं पाए और तमाम बातचीत, तमाम शर्तें दोनों तरफ से रखी गई, पीस समिट तमाम हुए, लेकिन वो सारी चीजें बेनतीजा रहीं। किस तरफ बढ़ रहा है युद्ध? एक तरफ सैनिकों की वहां पर कमी है, गोली बारूद की कमी हो रही है, और शायद क्या इतनी कमजोर स्थिति में कभी रूस रहा है जो स्थितियां अब बन रही हैं? ये सोचना पड़ेगा कि रूस में पुतिन अब फिलहाल कोई भी कदम वापस नहीं ले सकते, क्योंकि रूस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरह से है कि अगर पुतिन फिलहाल कमजोर पक्ष दिखते हैं तो शायद एक इंटरनल रिवोल्ट होके उन्हें अपदस्थ किया जा सकता है। तो अगर पुतिन चाहते हैं कि रूस की पॉलिटिकल व्यवस्था में वो जिंदा रहें, रिलेवेंट रहें, तो उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि वो एग्रेसिव हैं और जीत रहे हैं। उनको सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि उनको एक चीज क्रेमलिन का भी आकलन है कि कुछ भी हो जाए इस युद्ध में यूक्रेन जो है वो जीत नहीं सकता। हाँ, 10-20-30 किलोमीटर इधर उधर अगर यूक्रेन घुस जाता है तो रूस की फौज अगले 1 हफ्ते में या 15 दिन में उसी तरह का अगर सिनेरियो क्रिएट कर लेता है यूक्रेन, जो रूस ने करा है, यूक्रेन के तमाम क्षेत्रों पर कब्जा किया है, तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया है, और धीरे धीरे अगर उसी स्ट्रेटेजी के साथ यूक्रेन भी अगर आगे बढ़ता है तो फिर तो चुनौतियां होंगी ना रूस के लिए। आप हमारे साथ दोनों ही रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच कुसर्क परमाणु संयंत्र की तरफ बढ़ रही है यूक्रेनी सेना। रूस की 5 सैन्य टुकड़ियों का सरेंडर, सैन्य ऑपरेशन में नेटो की मिली भगत, ये रूस की तरफ से कहा गया है। 5 टुकड़ियां रूस की जो सरेंडर कर चुकी हैं। कुसर्क परमाणु संयंत्र की तरफ बढ़ रही है यूक्रेनी सेना। एक तरफ जयपुरजा में स्थितियां भयावह हैं, वहीं दूसरी तरफ कुसर्क में भी इसी तरह के हालात, क्योंकि एक यूक्रेनी सेना वहां पर आगे बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर, रूस ने कीव पर रात भर दागी मिसाइलें, हमले में पिता पुत्र की मौत और 13 घायल, मरने वालों में 4 साल का बच्चा भी शामिल। रूस ने 57 ड्रोनों से हमला किया है। कीव पर लगातार हमले कर रहा है रूस। 57 ड्रोनों से हमला किया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कीव को लगातार रूस शुरुआत से ही टारगेट करता रहा है।
हमले में पिता पुत्र की मौत हो गई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। Північно-корейських ракет сьогодні, на жаль, убила на Київщині 2 людей, батька з сином. 4 роки було хлопчику. Мої співчуття рідним та близьким. अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कुर्स्क पर हमला क्यों? रूस हंगरी में करीबी रिश्ते हैं, स्लोवाकिया और रूस में अच्छे संबंध हैं, सुदजा पर कब्जे का खास मिशन है। हंगरी को गैस की किल्लत होगी, स्लोवाकिया को गैस नहीं मिलेगी। दोनों यूक्रेन को मदद देने के विरोधी हैं। सुदजा पर कब्जे से दोनों मजबूर होंगे। तो देखिए, ये एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाई गई है यूक्रेन की तरफ से। सुदजा पर कब्जे से दोनों मजबूर होंगे। कुर्स्क पर हमला आखिरकार क्यों है, ये बड़ी वजह। देखिए, एक तरफ जिस तरह से संजीव जी, जो यूक्रेन की स्ट्रेटजी है वो कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या कुर्स्क पर हमला, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हंगरी को गैस की किल्लत होगी, इसके साथ ही स्लोवाकिया को गैस नहीं मिलेगी, और ये दोनों ही जो हैं वो रूस को, यूक्रेन को मदद देने के विरोधी हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है ये स्ट्रेटजी कारगर साबित होगी आगे यूक्रेन की? देखिए, ये तो एक पहलू है ही जो आपने बताया स्लोवाकिया हंगरी का, और उनको उसमें जाहिर है कि गैस की सप्लाई में रशिया को बाधाएं आएंगी। लेकिन इसका एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक बड़ा पहलू मैं देखता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो इलेक्शंस चल रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी कि अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस हैं, वो वहाँ पर कैंपेन ट्रेल में है। एक जबरदस्त कांटे की टक्कर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में देखी जा रही है। आगे आने वाले समय में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होने वाली हैं, लगातार रैलियां, प्रदर्शन, रैलियां और हर तरीके का पब्लिक इंटरेक्शंस चल रहे हैं। ऐसे में कमला हैरिस से जब कभी भी यूक्रेन के बारे में सवाल उठाए जाएंगे तो वो अपनी जनता के सामने कहेंगे कि वो यूक्रेन जो है, अभी आप देखिए तो वो विजय के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला किया, यूक्रेन जीत रहा है, इत्यादि इत्यादि कह के वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूक्रेन को दिया गया समर्थन है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप अपने इलेक्शंस में लगातार जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर के आलोचना करते रहे हैं। वो उसको कहते हैं कि वो यदि सत्ता में आते हैं इसको तुरंत समाप्त करेंगे। तो ये जो यूएस के इलेक्शंस हैं उसके संदर्भ में भी इसको देखा जाना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला यदि किया है तो उसके पीछे काफी गहरे तरीके के कारण है जो उसका ये कोई बड़ी स्ट्रेटजी यूक्रेन की तरफ से हो सकती है जो आने वाले वक्त में सामने आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूके देवनाथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रूस यूक्रेन जंग में फंसे भारतीयों का इंतजार बढ़ा, 69 नागरिकों की रिहाई का इंतजार कर रहा है भारत। रूस और यूक्रेन जंग में फंसे हैं भारतीय नागरिक, भारत को अभी भी अपने 69 नागरिकों का इंतजार है। 28 महीने से रूस यूक्रेन जंग में ये भारतीय फंसे हुए हैं और अभी भी भारत को इंतजार है, रिहाई का इंतजार कर रहा है भारत। भारत को अभी भी अपने 69 नागरिकों का इंतजार है। और वहीं भारत और मालदीव के रिश्ते फिर